अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स स्टडी करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के हवाले से बात की जाए तो अल्केन्स हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। यही वजह है कि इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। पैराफिन्स लैटिन वर्ड के अंदर पैरम लिटिल को कहते हैं और अफिन्स अफिनिटी को कहते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जिनकी बहुत कम सलाहियत होती है रिएक्शन की, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं? पैराफिन्स। अब अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, उसकी दो वजूहात हैं, टू फैक्टर्स हैं, जिसकी बदौलत अल्केन्स लेस रिएक्टिव हैं या हम कह सकते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। पहली बड़ी वजह नॉन पोलर नेचर है और दूसरी वजह इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि कैसे ये फीचर्स अल्केन की क्लास को लीस्ट रिएक्टिव बनाते हैं। एंड आपके पास ये वाला जो पोर्शन है रिएक्टिविटी का, ये शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकता है कि अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं, तो फिर आप उसमें दोनों पॉइंट्स पर जो है नजरसानी करेंगे और बताएंगे कि कैसे और किन वजूहात की बुनियाद पर हमारा जो अल्केन की क्लास है वो अनरिएक्टिव होती है। नंबर 1, नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स। The unreactivity of alkanes under normal conditions can be explained on the basis of the non-polarity of the bonds forming them. Normal conditions के अंदर अल्केन्स की जो अनरिएक्टिविटी है, उनके अंदर बॉन्ड्स जो मौजूद हैं, अल्केन्स में जो बॉन्ड्स हैं वो नॉन पोलर नेचर के हैं और नॉन पोलैरिटी के सबब ही हमारे पास अल्केन्स की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है? वो लीस्ट रिएक्टिव है। अब जनरली हम अल्केन्स के हवाले से बात करें तो अल्केन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अगर हम देखें कार्बन की तो वो होती है 2.5, जबकि इसके बरक्स जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। 2.5 और 2.1 में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि ये इट डजंट डिफर एप्रिशिएबली। तो ये ऑलमोस्ट हम इन दोनों के बॉन्ड्स को नॉन पोलर कंसिडर करते हैं। तो अगर आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से बात करें कि कार्बन और हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाते हैं या आपस में कार्बन और कार्बन बॉन्ड बनाता है, तो द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन आर इक्वली शेयर्ड, मेकिंग देम ऑलमोस्ट नॉन पोलर। बिल्कुल इक्वली शेयर होते हैं और यही वजह है कि कोई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसका झुकाव किसी एक एटम की तरफ नहीं होता। तो इक्वल शेयरिंग की बदौलत आपका जो बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होगा। तो हमारे पास जितने भी पोलर आयनिक रिएजेंट्स होते हैं, जिनमें एसिड्स आ जाते हैं, अल्कलीज आ जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आ जाते हैं, दे फाइंड नो रिएक्शन साइट ऑन द अल्केन मॉलिक्यूल्स टू विच दे कुड बी अटैच्ड। तो आपके पास जितने भी ये पोलर रिएजेंट्स हैं उनको कोई साइट ही नहीं मिलती कि जहां पर वो अटैक करें और अटैच हो जाएं अल्केन्स के साथ। तो इसीलिए नॉन पोलर नेचर की बदौलत अल्केन्स की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। सेकेंड मेजर फैक्टर है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आप जानते हैं कि जब भी दो एटम्स के दरमियान की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर होती है तो जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बिटवीन टू एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान समाती है। और आपने इसके बारे में इन डिटेल फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और चैप्टर 7 में भी हमने बात की कि सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। अब जब हम सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो इन अ सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई विच मेक्स इट अ वेरी स्टेबल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान टाइटली हेल्ड हुए होते हैं, जिसकी वजह से उस बॉन्ड को हम बहुत ही ज्यादा स्टेबल बॉन्ड मानते हैं। अब ऐसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। Moreover, the electrons present in a sigma bond can neither attack on any electrophile nor a nucleophile can attack on them. यानी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स में मौजूद हैं वो एक्सपोज नहीं होते कि उन पर आकर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे या न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो ये दोनों फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स हैं जो अल्केन्स को लीस्ट रिएक्टिव बनाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये क्या चीज है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इन डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर स्टडी भी करेंगे।
अभी इनकी डेफिनेशंस और शॉर्ट सा एक टर्मिनोलॉजी स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल कहते हैं किसी चीज की तलाश, सर्च। इलेक्ट्रोफाइल यानी ऐसे आपके पास ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहती हैं। एनी स्पीशी इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। लाइक कोई भी चीज इलेक्ट्रोफाइल तभी है जब वो पॉजिटिव सेंटर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की तलाश उसी को होगी जो खुद पॉजिटिव होगा। लाइक ये देख रहे हैं आप CH3 पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। NO2 पॉजिटिव, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसके बरक्स न्यूक्लियोफाइल, आपके पास अगर हम इसके हवाले से बात करें तो इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि एनी स्पीशी विच इज इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मीन टू से न्यूक्लियस। ऐसी स्पीशीज जो न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव सेंटर की तलाश में रहती हैं, वो खुद क्या होंगी? नेगेटिव। OH नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, यानी नेगेटिव स्पीशीज, उन्हें हम एज अ न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली 2 टर्म्स थी जो आप अंडरस्टैंड करेंगे। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई अल्केन्स आर इनर्ट, या राइट अ नोट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, या विच व्हाट आर द फैक्टर्स प्लेइंग द लीस्ट रिएक्टिव नेचर ऑफ द अल्केन्स। तो आपने ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन की टर्म में आपने इसे तैयार करना है और दोनों रीजंस लिखनी है, इनर्टेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी और नॉन पोलर नेचर भी। ये इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आपकी ईज के लिए बता दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये थी रिएक्टिविटी। अब कम रिएक्टिव है लेकिन कुछ ना कुछ रिएक्शन ये शो जरूर करते हैं। अगर हम ऑर्डिनरी कंडीशंस की बात करें तो ये इनर्ट होते हैं, यानी रिएक्शन शो नहीं करेंगे एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरफ। लेकिन सूटेबल कंडीशंस अगर फराहम की जाएं तो अल्केन्स 2 तरह के रिएक्शंस दे सकते हैं। एक जिन्हें हम थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शंस कहते हैं, और दूसरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शंस में जो रिएक्शंस अल्केन्स की क्लास देती है उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है कंबशन का अमल होता है, और सेकंड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। सब्स्टिट्यूशन के हवाले से अगर हम रिएक्शंस को देखें तो नाइट्रेशन का प्रोसेस एंड हेलोजिनेशन का प्रोसेस, ये वो सारे प्रोसेसेस हैं जो 1 बाय 1 हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपके पास सूटेबल कंडीशंस के साथ अल्केन्स रिएक्शन दे सकते हैं। अब पहले रिएक्शंस पर आते हैं, अल्केन्स के रिएक्शंस की बात करते हैं। अभी तक आपने अल्केन्स के बारे में जनरल जो है इंट्रो लिया था, फिर आपने उनकी प्रेपरेशन पढ़ी, फिर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, आज आपने रिएक्टिविटी देखी। अब हम रिएक्शंस देखेंगे। रिएक्शन जब भी किसी क्लास का होता है तो इसका मतलब है आप उस क्लास को अब एज अ स्टार्टिंग लेंगे। पहले आप अल्केन्स को प्रोडक्ट में देखा करते थे, अब आप अल्केन को एज अ रिएक्टेंट लेकर चलेंगे कि वो क्या क्या कर सकता है। सो पहला हमारे पास जो रिएक्शन का फेज है वो आपके पास अभी आपने देखा कि थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस ये दे सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। तो थर्मल और या कैटालिटिक रिएक्शंस के अंदर हमारे पास जो कैटेगरी आ रही है वो है नंबर 1 कंबशन का अमल। कंबशन किसे कहते हैं? ये कॉमन फिनोमेना है। बर्निंग ऑफ एन अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन। कि किसी भी सब्सटेंस, जनरल अगर हम बात करें तो किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना, बर्न करना कंबशन कहलाता है। क्योंकि हम अल्केन स्टडी कर रहे हैं तो हम अल्केन की बर्निंग की बात करेंगे। और बर्निंग के हवाले से 2 तरह के वेज हैं, एक होती है कंप्लीट कंबशन, एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन में ऑक्सीजन के सप्लाई का फर्क होता है। तो कंप्लीट कंबशन जैसा कि आप देख रहे हैं, तो कंप्लीट कंबशन में हम एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई अल्केन कंबशन का शिकार होती है, जलती है, तो उससे 3 प्रोडक्ट्स निकलते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और तीसरा लॉट ऑफ हीट। जैसा कि आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, इस रिएक्शन में आपके पास ये है अल्केन CH4, लोएस्ट मेंबर मीथेन। जब इसे ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तो फ्लेम जो कि हाई टेम्परेचर जोन है, इसकी मौजूदगी में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 891 किलो जॉउल पर मोल एनर्जी ये जो है रिलीज करता है, इवॉल्व करता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है जिसमें आपके अल्केन की ऑक्सीडेशन हुई, वो कंबशन का शिकार हुआ और बर्न करने पर उसने 3 प्रोडक्ट्स बनाए। और ये हमेशा कंप्लीट कंबशन किसी भी सब्सटेंस की होगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मस्ट बनेंगे। अब ये रिएक्शन क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज कर रहा है तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। यही वजह है इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई टेम्परेचर टू इनिशिएट इट। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी हाई एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कैसे हम इसे फराहम करते हैं? फ्लेम या स्पार्क देकर। फ्लेम या स्पार्क आपके पास हाई टेम्परेचर जोन्स होते हैं जो रिएक्शन को इनिशिएट करवाते हैं। अब
आपने देखा कि इस रिएक्शन के अंदर एक मैसिव अमाउंट में हीट रिलीज हुई है, इवॉल्व हुई है, तो उस हीट को एक स्पेशल हीट भी कहते हैं क्योंकि कंबशन का फिनोमेना है, तो दैट इज हीट ऑफ कंबशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हीट ऑफ कंबशन, तो आपने इस डेफिनेशन को और विद एग्जांपल आपने जो है मेंशन करना है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड when 1 mole of a hydrocarbon is burned to carbon dioxide and water is called heat of combustion। यानी कंबशन के अमल के दौरान जब 1 मोल हाइड्रोकार्बन का बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है उसे हीट ऑफ कंबशन कहते हैं। कंबशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसे अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स हम यूज करते हैं, ये सबसे मेजर रिएक्शन उसके अंदर कंबशन का ही है। प्रीवियस 7 चैप्टर के अंदर हमने नॉकिंग का फिनोमेना पढ़ा था, वहां हमने डिटेल में बात की थी कि एक इंजन के अंदर इंटरनल कंबशन इंजन होता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर और उसमें वर्किंग कैसे होती है। तो वहां आपने पढ़ा था कि एक कंप्रेस मिक्सचर होता है अल्केन और एयर का, जो पुश होता है और वो स्मूथली बर्न करता है इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर और फिर उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। तो वही चीज, वो जो प्रोसेस है वो कंबशन का फिनोमेना है, वो बेसिकली ये फिनोमेना है जो आपके ऑटोमोबाइल्स के अंदर इंटरनल कंबशन इंजन में हो रहा होता है। सो ये आपके पास कंबशन का बिहेवियर है अल्केन्स का। इसके बाद नेक्स्ट जो हम टाइप देखेंगे वो है जी रिएक्शन के हवाले से ऑक्सीडेशन का अमल, कि ये ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो इसमें आपके पास मीथेन डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है जब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से ये गुजरती है। अब ऑक्सीडेशन दो तरह की होती हैं, एक आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और दूसरी आपके पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को अगर आप देखें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आपके पास जो इनकम्प्लीट और कंप्लीट ऑक्सीडेशन ये होती है जो आपने कंबशन में पढ़ी कि आप एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो इनकम्प्लीट जो है ऑक्सीडेशन का फिनोमेना जो है वो प्रोसीड करेगा। अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं। नंबर 1, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन occurs in a limited supply of oxygen or air and results in the formation of carbon monoxide and carbon black। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि आप लिमिटेड सप्लाई देते हैं ऑक्सीजन की या एयर की और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होती है। ये जो इंक्स में, प्रिंटिंग इंक्स में और टायर्स में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप रिएक्शन देखें तो ये सेम रिएक्शन है, जस्ट प्रोडक्ट्स में फर्क है कि आपने अल्केन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी, फ्लेम प्रोवाइड किया उसी तरह, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय इसने क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ वाटर तो मस्ट बनेगा और साथ आपके पास तीसरी जो चीज निकलेगी वो है कार्बन ब्लैक। तो ये है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ अल्केन्स अंडरगो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, तो आप यहां से इसके बारे में बताएंगे और साथ रिएक्शन लिखेंगे। सेकेंड जो आपके पास ऑक्सीडेशन की टाइप है दैट इज टू इम्पॉर्टेंट, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक जो आपके पास ऑक्सीडेशन की टाइप है दैट इज टू इम्पॉर्टेंट, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द केसेस एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ अल्केन्स अंडरगो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कि अल्केन्स कैसे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन शो करते हैं, तो फिर आप उसमें ये सारे रिएक्शंस वगैरह मेंशन करेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के हवाले से। नाम से जाहिर है कि ये ऐसी ऑक्सीडेशन होगी जिसमें कैटालिस्ट का इस्तेमाल होगा कंडीशंस के साथ। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं कि लोअर अल्केन्स व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटालिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, कि जितने भी लोअर अल्केन्स होते हैं जब मेटल कैटालिस्ट की मौजूदगी में वो बर्न होते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, तो वो बहुत सारे यूजफुल किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का इस लिहाज से बहुत फायदा है। आप देख सकते हैं ये कैसे होगी। जो अभी आपने प्रीवियसली पढ़ा कंप्लीट कंबशन, फिर आपने ऑक्सीडेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन देखी, तो उनमें जो हम ऑक्सीजन यूज कर रहे थे वो थी आपके पास सिंपल O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। लेकिन यहां पर जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है वो होती है नेसेंट ऑक्सीजन विच इज हाईली रिएक्टिव, फौरन से रिएक्ट करेगी। अब ये देखें लोअर अगर आप अल्केन ले रहे हैं तो उसका सबसे लोएस्ट मेंबर ए कार्बन पर मुश्तमिल होता है, मीथेन। तो मीथेन जब नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर की जो मेटल है एज अ कैटलिस्ट काम करेगी और हाई टेम्परेचर हम लेंगे यहाँ लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड
विद 200 atm प्रेशर जो है प्रोसीड किया जाता है। देन आपका जो ये एक कार्बन वाला अल्केन जिसे हम मीथेन कह रहे हैं, ये एक ही कार्बन वाले अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइल अल्कोहल। ये है फर्स्ट ऑक्सीडेशन। जब पहली दफा अल्केन ऑक्सीडाइज होगी तो वो अल्कोहल की क्लास जनरेट करेगी। फिर सेकेंड रिएक्शन, अभी भी रिएक्शन रुकेगा नहीं, रिएक्शन मजीद आप ऑक्सीजन सप्लाई करते जा रहे हैं तो ये मजीद नई क्लासेस जनरेट करेगा। अब इसी प्रोडक्ट को आप दोबारा लेंगे, मिथाइल अल्कोहल, और उसमें क्या डालेंगे जी, अगेन वही कंडीशन देंगे नेसेंट ऑक्सीजन की, और उसमें उसी तरह मेटल का कैटलिस्ट और टेम्परेचर दिया जाएगा। तो ये एक कार्बन वाला अल्कोहल एक कार्बन वाले एल्डिहाइड की क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कॉमनली फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। HCHO प्लस वाटर का मॉलिक्यूल ये जनरेट करेगा। तीसरी रिएक्शन में क्या होगा, यही प्रोडक्ट आप दोबारा लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, और उसमें दोबारा नेसेंट ऑक्सीजन और मेटल और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन देंगे। तो ये एक कार्बन वाला एल्डिहाइड एक कार्बन वाले एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड होता है, HCOOH। नेक्स्ट में रिएक्शन मजीद ऑक्सीजन सप्लाई करने पर सेम कंडीशंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आप कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को अलग कर लें, H2H, और ऑक्सीजन को ले लें तो वाटर बन गया, बाकी जो बचा वो है C और 2 ऑक्सीजन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो इस तरह अल्केन डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हुए फाइनल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ही कन्वर्ट हो रही है। तो ये फाइनल स्टेट है ऑक्सीडेशन की। तो इस तरह से कैटालिटिक ऑक्सीडेशन प्रोसीड करती है। आपकी आसानी के लिए इसको ओपन करके भी देख लेते हैं कि कैसे ये काम हुआ, तो आपके लिए रिएक्शन को स्टडी करना और समझना आसान है। उसी तरह 4 रिएक्शन है, हर रिएक्शन में जैसे जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट था वही हमने सेम लिया, लेकिन ओपन कर दिया है। तो वही मीथेन और कंडीशंस आप लेंगे तो फर्स्ट फेज में क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ऐड हो जाती है हाइड्रोजन के साथ, तो ये मिथाइल अल्कोहल बना एक कार्बन वाली अल्केन से। नेक्स्ट में आप क्या देख रहे हैं कि उसी को आपने दोबारा लिया है और दोबारा नेसेंट ऑक्सीजन और कंडीशंस अप्लाई की हैं। तो इस दफा ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन लेती है, और एक हाइड्रोजन अपने साथ लेकर क्या बनाएगी, H और O, और एक हाइड्रोजन अपने साथ लेकर क्या बनाएगी, H और O, मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। अब बेचारे इस कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक साथी चला गया और ये अब यतीमी की हालत में है, तो ये दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं और एक और बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं जो कि डबल बॉन्ड की सूरत में है। अब ये जो क्लास हमारे सामने आ रही है CHO वाली, जिसकी एक तरफ H लगा हुआ है, ये फॉर्मेल्डिहाइड कहलाती है। यानी एक कार्बन वाले से आपने एक कार्बन वाला अल्कोहल, और एक कार्बन वाले अल्कोहल से आपने एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बना लिया। ये दोबारा आप लेंगे, फिर ऑक्सीजन और कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो आपके पास नेक्स्ट टाइम फिर अगेन उसी तरह जो फर्स्ट केस में हुआ कि ये ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाती है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में इसे कन्वर्ट कर देती है। तो अब ये एक कार्बन वाला एल्डिहाइड एक कार्बन वाले एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे पहचाना आपने इसे कि ये एक एसिड है, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप से, तो ये फॉर्मिक एसिड कहलाता है। अगेन इसको दोबारा ले लें और फिर नेसेंट ऑक्सीजन और कंडीशन प्रोवाइड करें सेम, तो आपके पास ये सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आकर वाटर बना लेंगे और पीछे जो बचेगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इस तरह से आपके पास ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन प्रोसीड करती है, और दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मजीद हम देखेंगे आपकी जो है आसानी के लिए ये एक ऑक्सीडेशन की ट्रेन है जो आपने याद कर लेनी है। तो आपको कभी कन्वेंशन में या किसी आगे फॉरम पर आपको बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये आपने तैयार कर लेनी है, लिख लेनी है, अच्छी तरह नोट कर लेनी है अपनी बुक्स पर कि आपके पास अल्केन जब भी ऑक्सीडेशन का शिकार होती है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होती है। कंडीशन क्या है कि एक कार्बन वाली अल्केन एक कार्बन वाले अल्कोहल में कन्वर्ट होगी, 2 कार्बन वाली होगी तो 2 कार्बन वाले अल्कोहल में कन्वर्ट होगी। अगर अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो वो अपने चेन के अकॉर्डिंग या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन में कन्वर्ट होगी। तो आपने आज देखा कि एक कार्बन वाली अल्केन एक कार्बन वाले अल्कोहल में, और एक कार्बन वाला अल्कोहल एक कार्बन वाले एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। और अगर इसकी मजीद ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो ये एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट होगा। एक कार्बन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने आज एक कार्बन के साथ स्टडी किया। अगर 2 कार्बन लेंगे तो 2 कार्बन वाले रिस्पेक्टिव जो है कंपाउंड्स बनते जाएंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की भी मजीद जो है ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो वो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो एक चेन के लिए अगर आप चलें तो इस तरह होगा। अगर 2 कार्बन वाली चेन होगी, लोअर मेंबर्स के लिए ये फॉलो होता है, अगर 2 कार्बन वाली चेन होगी तो 2 प्रोड्यूस होते जाएंगे और एंड पर इनके साथ कोफिशिएंट्स लग जाएंगे, इनकी डबल अमाउंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ये आपके पास चेन है जो आपने अच्छी तरह लर्न आउट करनी है, तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी इस रिएक्शन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को भी याद करने में और उसके प्रोडक्ट्स को बनाने में। इसको याद कीजिए तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आपको जल्दी से समझ आ जाएगी कि पहले रिएक्शन में अल्कोहल बननी है,
दूसरे रिएक्शन में एल्डिहाइड बनना है, तीसरे रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है और चौथे रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के साथ। अब हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर, तो एक्सरसाइज के 1-2 एमसीक्यूज हैं जो रेलेवेंट है, वो देख लेते हैं। नंबर 1, प्रेपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स, आपने पढ़ा था सेबेटियर सेंडन रिएक्शन, पहला रिएक्शन, तो उसका उस अमल को हम क्या कहा करते थे? हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन वो फिनोमेना है जिसके तहत हम वेजिटेबल घी बनाते हैं, तो बी इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड है द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज द साइन ऑफ व्हाट? अगर डबल बॉन्ड है सिस्टम में किसी कंपाउंड में तो वो अनसेचुरेशन की निशानी है। तो आज के लिए रिएक्टिविटी और रिएक्शंस इतने ही हैं। आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के चांसेस हैं, एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।